तो टीडीएस और टीसीएस का नाम पहले भी आया हुआ है, बट आपको सिर्फ ये नाम ही पता है, इनका कंसेप्ट पता नहीं। तो अभी हम इसका कंप्लीट कंसेप्ट सीखते हैं। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स एंड टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। बात बंद कर दो। जिसको बात करनी है वो बात जा सकती। तो सबसे पहले हम समझते हैं टीडीएस, सेक्शन है 51। कंसेप्ट को समझना, फिर अपन प्रोविजन पे आते हैं। एक सप्लायर है, सामने रिसिपिएंट है। सप्लायर ने सप्लाई किया या तो गुड्स और या तो सर्विस। बिल बनाया टोटल 5,60,000 का, जिसमें जीएसटी कितना है 60,000। नॉर्मली यही होता है कि भाई रेसिपिएंट सप्लायर को पूरा पैसा दे देता है 5,60,000 और काम वहीं पे खत्म। बिल बन गया, पेमेंट हो गया, आईटीसी जिसको लेना है वो ले लिया, सब काम। अब हम इसमें टीडीएस का तड़का मारते हैं। टीडीएस का चैप्टर, टीसीएस का चैप्टर सबके लिए नहीं बना है, कुछ ही लोगों के लिए बना है, तो ये इसीलिए कॉमन बात नहीं। अब गवर्नमेंट कहती है कि जो स्पेशल टाइप के रेसिपिएंट है, स्पेशल टाइप जिसका हम देखेंगे कौन, वो जब अपने सप्लायर को पेमेंट करेंगे, इस बिल में कितना पेमेंट करना है 5,60,000 टोटल। यस करो। इन्होंने कहा पूरा पेमेंट मत दो उसको, उसमें से थोड़ा परसेंटेज काट लो। टोटल वैसे देना कितना था 5,60 इंक्लूडिंग जीएसटी। गवर्नमेंट ने कहा 2% काट लो। 2% जो है किसका करना है 5 लाख का। भाई देना कितना था 5,60। इस 5,60 का अगर मैं बाइफिकेशन देखूं तो 5 लाख का गुड्स की वैल्यू है और 60,000 का क्या जीएसटी। 2% किसका काटना है 5 लाख। कितना काटा 10,000। कितना पेमेंट किया 5,000। तो रेसिपिएंट ने पूरा पेमेंट नहीं किया, 10,000 रुपए काट लिए। ये पैसा किसका कटा है सप्लायर। नहीं करता तो उसके हाथ में 5,60 आ जाता। अब देखो गवर्नमेंट क्या कहती है, तू 10,000 रुपए काट ले और 10,000 मुझे दे दे। किसको दे दे। अब आप सोचोगे ये क्या हो गया, सप्लायर का नुकसान हुआ क्या यहाँ पे। किसका नुकसान हुआ, कितना नुकसान 10,000 उसको कम पैसा मिला। अरे नॉर्मली तो बिल जितना बनता उतना पैसा आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। भाई आना ही चाहिए, 5 लाख भी आना चाहिए, 60,000 भी आना चाहिए, जिसमें से 60,000 तो सप्लायर क्या करेगा गवर्नमेंट को टैक्स दे ही देगा। बट गवर्नमेंट क्या कह रहा है रेसिपिएंट से, सबको नहीं कहेगा, कुछ रेसिपिएंट को कहेगा कि तुम्हारे जो सप्लायर है ना उनको पूरा पैसा देने का नहीं, काट लेने का 2% वैल्यू का और वो मुझे दे देना। ये 10,000 पैसा जो है सप्लायर का कटा है। तो लोगों ने कहा सर ये क्या किया। अब गवर्नमेंट ने लॉजिक समझाया, बोला देख अगर पैसा कटता नहीं तो सप्लायर के पास कितना जाता 5,60। 5 लाख तो उसका खुद का पैसा है, 60,000 किसका पैसा है जीएसटी। अब वो 60,000 का क्या करता सप्लायर, पूरा 60,000 देता क्या आईटीसी काटता। कुछ होगा ना सप्लायर के पास आईटीसी तो होता ही होगा। अच्छा रफली पकड़ लेते, समझ लो 20,000 का आईटीसी, तो 60 में से 20 काट के कितना गवर्नमेंट को देगा। थोड़ा भी आईटीसी माने तो 40 तो देता, समझ लो 40, कोई भी अमाउंट तो कोई भी रख लो।
सप्लायर ये 40,000 कब देता? रिटर्न फाइल करते समय, मतलब अगले महीने की 20 तारीख। कैश में पेमेंट करता ना, गवर्नमेंट ने कहा कितना करता तू? 40 ना, अब 30 ही करना, 10 मेरे पास आ चुका है। तो यहां रेसिपिएंट ने कुछ अमाउंट डिडक्ट किया है, किसके पेमेंट में से? सप्लायर के पेमेंट में से। और वो पैसा कहां जमा करवा दिया? गवर्नमेंट के पास। और गवर्नमेंट के पास ये पैसा आ गया सप्लायर का टैक्स। किसका आ गया? क्योंकि सप्लायर भी तो ये जो 60,000 जीएसटी का मिला है, अगले महीने आईटीसी काट के जो भी अमाउंट आईटीसी का होता, समझ लो 20,000, तो पे कितना करता? 40,000। तो गवर्नमेंट कहती है तेरे को 40 देने की जरूरत नहीं है अगले महीने, तू सिर्फ कितना दे देना। क्यों? 10 तो तेरा मेरे पास आ चुका है। मेरे पास किसने दे दिया है? तेरे रेसिपिएंट ने। तो इसे कहते हैं टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। टैक्स डिडक्ट कर लिया, किसने कर लिया? रेसिपिएंट ने। सोर्स पे डिडक्ट किया। सोर्स का मतलब है जब जहां से जो चीज मिलती है वहीं से कट जाए। तो इससे फायदा क्या हुआ गवर्नमेंट को? अगर ये टीडीएस नहीं होता, नहीं होता तो 40,000 बाद में मिलता, अगले महीने मिलता। और ये होने से हुआ 10 पहले मिला और 30 बाद। तो फर्क क्या पड़ा? थोड़ा पैसा पहले मिला। दूसरी बात, दूसरा फर्क है, अब ये जो सेल की है ना सप्लायर ने, वो छुपा नहीं सकता गवर्नमेंट से, क्योंकि इस पे क्या कट चुका है? टीडीएस। जब वो रिटर्न भरेगा और बोलेगा मेरा 10,000 तेरे पास है, तो गवर्नमेंट बोलेगी कौन सी सेल का, चल बता। इसका मतलब ये वाली सेल सप्लायर छुपा नहीं सकता। तो गवर्नमेंट ने टीडीएस का पॉइंट 2 रीजन से बनाया। नंबर 1, सप्लायर वो सेल छुपा ना सके। नंबर 2, सप्लायर का टैक्स जो अगले महीने आता अभी आ गया। ये 10,000 गवर्नमेंट के पास आया, किसने दिया? रेसिपिएंट। तो गवर्नमेंट अपने पास सुरक्षित रखेगी। और अगले महीने जब सप्लायर रिटर्न भरने आएगा तो वो अपना सारा कैलकुलेशन करेगा, 60 माइनस आईटीसी 20, टोटल कितना? 40। 40 में से और कितना माइनस कर देगी? 10,000। ये 10,000 एक्चुअल में जो जमा हुआ है वो सप्लायर के इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में दिख जाएगा उसको। अपन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में याद है डिपॉजिट करते हैं, बाद में यूज करते हैं। तो ये जो 10,000 रेसिपिएंट ने जो गवर्नमेंट को दिया है, वो गवर्नमेंट ने सप्लायर के कौन से लेजर में डाल दिया है? इसका मतलब सप्लायर के ई वॉलेट में 10,000 जमा हो चुका है। तो अब उसे 40 अगर पे करना है तो एक्स्ट्रा जमा कितना करना है? 30 करो, 10 पहले से जमा, टोटल 40 डिपॉजिट है, उसमें से 40 पेमेंट कर। कोई नुकसान नहीं हुआ सप्लायर को, बस उसका टैक्स थोड़ा जल्दी चला गया। कल याद करो तो एक पॉइंट आया था इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, उसके अंदर डिपॉजिट साइड पे आप चेक करो, एक डिपॉजिट दिख रहा था आपको, लास्ट वाला, ये क्या लिखा है? ये क्रेडिट ऑफ टीसीएस ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न ऑफ डिडक्टर और कलेक्टिव। डिडक्टर मतलब डिडक्ट करने वाले के इंफॉर्मेशन के बेस पे सामने वाले सप्लायर के वॉलेट में पैसा जमा होगा। तो भैया डिडक्ट किसने किया? रेसिपिएंट। वो जब गवर्नमेंट को सारी बात बता देगा तो जमा किसके वॉलेट में हो जाएगा? सप्लायर। बात समझ में आएगी? हो सकता है आपको ये लगे कि इसकी क्या जरूरत थी, अगले महीने तो बेचारा सप्लायर पैसा दे ही देता, बट गवर्नमेंट ने कुछ सोच समझ के, और उनका सोच समझना ही की है, पैसा आए जल्दी से जल्दी आए। चलिए अब इसके प्रोविजन पढ़ते हैं। ये तो कंसेप्ट था। स्टार्टिंग में ये क्या लिखते हैं? नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कॉन्ट्रेरी कंटेन इन दिस एक्ट। भाड़ में जाए इस एक्ट में लिखी हुई सारी विपरीत बातें, मतलब टीडीएस प्रोविजन होगा तो होगा ही।
अभी अपने कंसेप्ट समझा। एक व्यक्ति ने टीडीएस काटा था, किसने? उसको हम कहेंगे डिडक्टर। क्या बोलेंगे? और उसने किस व्यक्ति का टैक्स काटा था? सप्लायर। उसे कहेंगे डिडक्टी। तो यहाँ डिडक्टर मैंने कहा कुछ ही लोग होने वाले, बोला था ना। तो इन्होंने कहा ओनली फॉलोइंग पर्सन अगर बायर बनेंगे टैक्सेबल गुड्स और सर्विस के तभी टीडीएस काटेंगे। मतलब ये 4 लोग ही टीडीएस काटेंगे और कोई रेसिपिएंट काटेगा नहीं। और ये चारों लोग बच्चों खुद गवर्नमेंट वाले ही हैं। कौन है? इसका मतलब हमने अगर गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट को कोई सामान बेचा, समझो जानते, हमने अगर गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट को गुड्स और सर्विस बेची तो वो हमको पैसा काट के देने वाला है। कितना परसेंट काटता है? 2%। तो देखते हैं कौन है ये। पहला है डिपार्टमेंट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सीजी और एसजी। तो गवर्नमेंट के सारे डिपार्टमेंट, बट कुछ डिपार्टमेंट कवर नहीं है। अदर देन सर्टेन अथॉरिटी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। डिफेंस मिनिस्ट्री के कुछ अथॉरिटी के छोड़ के कौन से जाते। दूसरा लोकल अथॉरिटी काटेगा, गवर्नमेंट एजेंसियां काटेगी। नोटिफाइड पर्सन, नोटिफाइड पर्सन कौन से? नंबर 1 अथॉरिटी बोर्ड बॉडी टू कैरी आउट एनी फंक्शन set up by act of parliament, state legislature या established by government जिसमें 51% और ज्यादा पार्टिसिपेशन इक्विटी और कंट्रोल द्वारा गवर्नमेंट का है। सेकंड सोसाइटी ऑफ सीजीएसजी, पहले उनकी सोसाइटी या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। देखो सभी गवर्नमेंट के लोग ही हैं। तो आप अपने मन में एक बात बता, गवर्नमेंट को अगर आपने गुड्स और सर्विस बेची तो वो आपका काट लेगी क्या? डी है। मतलब पैसा पूरा आने वाला, बिल में जितना पैसा है उसमें से 2% कट के आएगा। क्या वो 2% हमारा कंप्लीट लॉस है क्या? नहीं, वो काट के क्या अपनी जेब में रखेगा क्या? हमारे ही वॉलेट में वो पैसा जमा हो जाएगा, अगले महीने में वो यूज कर सकता। तो काटने वाला कौन है? गवर्नमेंट। कटवाने वाला कौन है? एनी पर्सन एज अ सप्लायर। तो हम हो गए। दूसरा, क्या ये जो कटौती हो रही है हर बार होगी? 10 रुपए का बिल होगा क्या तब भी होगी क्या? छोटी छोटी अमाउंट पे टीडीएस काटेंगे तो कुछ ज्यादा ही मतलब छोटी अमाउंट पे काटना नहीं चाहिए, कहने का मतलब है ना। तो थ्रेशोल्ड लिमिट समझते हैं टीडीएस की। थ्रेशोल्ड लिमिट का मतलब कितने अमाउंट तक का बिल हो तो टीडीएस नहीं काटने का। इन्होंने कहा टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट अगर 2.5 लाख से ज्यादा है तो टीडीएस काटना है। बिल का अमाउंट कितना होना चाहिए? 2.5 लाख से ज्यादा। क्या 2.5 लाख में जीएसटी इंक्लूड है? एक्सक्लूडिंग जीएसटी, सारे जीएसटी। अब यहां पे सबसे कीमती वर्ड है कॉन्ट्रैक्ट। मैंने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से कॉन्ट्रैक्ट किया, उनको मैं 10 लाख का माल बेचूंगा। कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट कितना? 10 लाख। मैंने पहला सेल किया 2 लाख का, कितने? टीडीएस कटेगा कितना है? कॉन्ट्रैक्ट कितने का? 10 का। कॉन्ट्रैक्ट जितने का हो, जरूरी थोड़ी है सप्लाई एक साथ ही हो जाए, थोड़े थोड़े सप्लाई हो सकती है ना। तो मैंने पहला सेल किया 2 लाख का, क्या टीडीएस कटेगा? आपको 2.5 लाख देखना क्या है? कॉन्ट्रैक्ट का अमाउंट कि उस कॉन्ट्रैक्ट की इंडिविजुअल सप्लाई का अमाउंट। कॉन्ट्रैक्ट का अमाउंट, अगर कॉन्ट्रैक्ट का अमाउंट 2.5 से ज्यादा है तो इंडिविजुअल सप्लाई वैल्यू में बी लेस देन 250 टीडीएस तो कटेगा। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट 10 का है, पहला सेल 2 लाख, टीडीएस उस पे भी कटेगा। दूसरा सेल 3 लाख, उस पे भी कटेगा। नेक्स्ट सेल 5 लाख, उस पे भी कटेगा।
बट कॉन्ट्रैक्ट ही 2 लाख का हुआ, तो फिर उस कॉन्ट्रैक्ट में अगर 1 लाख रुपए की 1.5 लाख की सप्लाई की तो उस पे कटेगा। तो इंडिविजुअल सप्लाई में भी लेस देन 250, बट टोटल वैल्यू अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट इज मोर देन टीडीएस रिक्वायर्ड। तो कहने का मतलब काटने वाला है गवर्नमेंट, कटवाने वाले हैं हम, और कटेगा तब जब 2.5 लाख से ज्यादा का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है सप्लाई का। कटेगा कितना? रेट होगा 2%, इंट्रा हो या इंटर। अगर इंट्रा है तो 2% कैसे? 1% सीजीएसटी, 1% एक्सक्लूडिंग जीएसटी। देखो ऊपर मैंने आपको एग्जांपल बताया, आपने 2% किसका किया था? 5 लाख का, नहीं कि 5,60,000 का। तो परसेंटेज को अप्लाई किस पे करना है? एक्सक्लूडिंग जीएसटी वाले पे। ये 2% आईजीएसटी से। काट कौन रहा है? गवर्नमेंट वाले लोग। जैसे कोई पब्लिक सेक्टर कंपनी ने काट लिया तो काट के क्या करेंगे? काट लिया, अब क्या करें? जमा कराएंगे किसके पास? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स के पास। तो जमा कराने का क्या टाइम? क्या तुरंत काटे एकदम जाके जमा करा? नहीं नहीं, टाइम फॉर टीडीएस, हाँ नहीं सॉरी, ये जमा कराने का नहीं है, भावनाओं में बह गया। काटने का टाइम सुबह काटना है, दोपहर को के शाम को। अब नहीं, ये पॉइंट नहीं है। सप्लायर ने माल बेचा, बिल बना के दिया, यस, एक तो दिन वो। दूसरा, रेसिपिएंट पेमेंट कर रहा है सप्लायर को, एक दिन वो। तो टीडीएस काटने का लायबिलिटी किस दिन? बिल मिला होगा उस दिन के पैसा दे रहे उस दिन? पैसा दे रहे उस दिन। आप ये कहना चाहते हैं, यस करो, इन्होंने कहा पेमेंट टू सप्लायर या क्रेडिट मेड टू सप्लायर, सब यहां पे क्या और लगा दिया? मान लो परचेज किया गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने, क्या एंट्री करता हो? परचेज अकाउंट डेबिट हुआ टू सप्लायर अकाउंट क्रेडिट हुआ। अभी परचेज किया, पैसा दिया, ओ हो क्रेडिट कर दिया उसने तो सप्लायर। टीडीएस काटना। क्या ऐसा हो सकता है कि पेमेंट किया नहीं हो लेकिन जनरल एंट्री तो करी ली हो? टीडीएस काटना पड़ेगा। अब आप बोलोगे काटेंगे कहां से, पैसा तो थोड़ी दिया है। भाई पैसा आपने उनको नहीं दिया, गवर्नमेंट को दे दो आपको 10,000। कहने का मतलब ये। कई बार क्या होता है, जनरल एंट्री परचेज की पहले होती है, पैसा बाद में देते हैं। और कई बार क्या होता है, पहले पैसा दे देते हैं एडवांस में और परचेज बाद में करते हैं। तो यहाँ 2 पॉइंट लिखे हैं, इन्होंने कहा पेमेंट, और एक क्या लिखा है, क्रेडिट मेड। क्रेडिट मेड मतलब अकाउंट में क्रेडिट कर देना। तो इन्होंने बीच में और लगा के आपको टाइम है ना पहले भी कर दिया। तो अगर एडवांस में पहले पेमेंट कर दिया तो आपको पहले काटना पड़ेगा, और अगर आपने एडवांस नहीं दिया लेकिन क्रेडिट कर दिया तो काटना पड़ेगा। तो आप कह सकते हो विच एवर इज अर्लियर। कुछ सिचुएशन में टीडीएस नहीं काटना। 3 सिचुएशन है। अब देखो ये चैप्टर पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ है आपके सिलेबस में, कंफर्म में क्वेश्चन है इसका। ज्यादा चांस किसके आने के हैं? यहां से नॉट टीडीएस सिचुएशन। पहला, पब्लिक सेक्टर कंपनी ने पब्लिक सेक्टर कंपनी को सप्लाई किया, चाहे वो डिस्टिंक्ट पर्सन है चाहे वो डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं। क्या पब्लिक सेक्टर कंपनी उन कुछ लोगों में है जो टीडीएस काटती है? चेक करो, यस वो कुछ लोगों में है। लेकिन इन्होंने कहा सामने भी कौन आ गया? पब्लिक सेक्टर। अब पब्लिक सेक्टर का काटेगा
चाहे दोनों अलग अलग कंपनियां हैं, चाहे एक ही कंपनी की अलग अलग ब्रांच है, कोई टीडीएस कटेगा नहीं, क्योंकि दोनों क्या हो गए। दूसरा पॉइंट बना दिया सब लोगों के लिए, जो बायर स्पेसिफाइड बायर है टीडीएस काटने के लिए, वही तो सप्लायर है और वही रेसिपिएंट है। अरे तो कितने लोगों को टीडीएस काटने का अधिकार दिया? 4-5। एक नाम बताओ भाई। चलो, यहां पे है लोकल अथॉरिटी ने माल बेचा। किसने बेचा? स्टेट गवर्नमेंट ने खरीदा। अब मुझे बताओ, क्या बेचने वाला भी उस लिस्ट में है जिसको टीडीएस काटना होता है, और खरीदने वाला भी उस लिस्ट में है जिसको टीडीएस काटना होता है? इसका मतलब गवर्नमेंट को कह दिया आपस में एक दूसरे का मत काट लेना, अगर तुम दोनों आपस में सप्लायर और बायर हो। हालांकि ऊपर वाला पॉइंट भी ऐसा ही तो है, एक पीएसयू दूसरे पीएसयू, तो दोनों तो वही गवर्नमेंट वाले ही हो गए ना। लेकिन ऊपर वाला आपने तो सिर्फ पीएसयू के लिए बना था, और नीचे वाले तो सबको ही कवर कर डाला। तो जिनको काटना है, जैसे कि हम 4-5 लोगों को बोला कि तुम काट ले लोगों का, लेकिन आपस में काटने का है बिल्कुल बेटा, देखो समझदार है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आ सकता है, यहां पे इन्होंने एक सिचुएशन दी है, बोला इस सिचुएशन में मत काट लेना। लोकेशन ऑफ सप्लायर, किसका लोकेशन, एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, दोनों एक स्टेट में है या यूटी में, किसी एक स्टेट में दोनों है, एंड वो डिफरेंट है उस स्टेट और यूटी से जो की है रजिस्ट्रेशन ऑफ रेसिपिएंट से। कहने का मतलब सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई एक स्टेट में है और रेसिपिएंट कोई दूसरे स्टेट का है, तो रेसिपिएंट टीडीएस नहीं काटेगा। इसका एकदम लॉजिकल में आंसर बताता हूं क्यों ऐसा लिखा। अपने क्या डिटेल में चलते हैं, परमिटेशन कॉम्बिनेशन। मान लो सप्लायर कहाँ का है और प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ की है, और रेसिपिएंट भी कहाँ का है। क्या बता सकते हो ये सप्लाई इंट्रा स्टेट के इंटर स्टेट? कंफर्म? तो लिख दो तो इसमें क्या, इंट्रा स्टेट। सवाल है कि यहाँ टीडीएस कटेगा या नहीं, अगर रेसिपिएंट गवर्नमेंट वाला हुआ, कटेगा या नहीं? कटेगा, काहे का नहीं कटेगा, ऐसा नहीं कटेगा, मैं देखता हूं। अरे कब नहीं कटेगा, इन्होंने कहा जब सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई एक स्टेट में और रेसिपिएंट किसी दूसरे स्टेट में हो जाए। यहाँ तो सब एक ही नहीं है, काटो ना आराम से। अब काटने वाला कितना परसेंट काटेगा? 1% CGST, 1% SGST, क्योंकि इंट्रा स्टेट है। यस या नो? सेकेंड, सप्लायर कहाँ का, रेसिपिएंट कहाँ का, और प्लेस ऑफ सप्लाई गुजरात। पहले 1 मिनट, पहले ये सप्लाई इंट्रा है क्या इंट्रा? सवाल ये भूल गए कि आप इंट्रा किसे कहते हैं, इंटर किसे कहते हैं। मुझे एक बात बताओ, इंट्रा इंटर डिसाइडिंग क्राइटेरिया कहाँ पे? एक मिनट, भीड़ की कोई आवाज नहीं होती। क्राइटेरिया 2 लोगों पे है, प्लेस ऑफ सप्लाई और लोकेशन ऑफ सप्लायर। अगर एक ही स्टेट में है तो इंट्रा, और दोनों अलग है तो इंटर। रेसिपिएंट का कुछ ना होता,
तो भैया यहाँ पे इंट्रा है कि इंटर है? तो लिख दो भाई इंट्रा सटेट। देखो इंट्रा या इंटर होना अलग बात है और टीडीएस कटना या ना ही कटना अलग बात है। इंट्रा या इंटर किस पे डिपेंड करता है? अब मुझे बताओ थर्ड पॉइंट को पढ़ के टीडीएस कटेगा कि नहीं? सोच लो, समझ लो, नहीं कटेगा। रीजन, ये दोनों एक तरफ और ये हो गया एक तरफ। अब रीजन बता देता हूं क्यों। रेसिपिएंट कहाँ का है? रेसिपिएंट कहाँ का है? राजस्थान का। अगर वो रजिस्टर्ड है तो सब, अगर वो टीडीएस काट के जमा दे तो वहां तो आएगा सीजीएसटी और एसजीएसटी राजस्थान वाला, जबकि हमारा सप्लायर कहाँ का है तो सब उसका सीजीएसटी और एसजीएसटी किसका आता है? गुजरात का। कल को वो काटेगा एसजीएसटी राजस्थान का तो जमा ई वॉलेट में जब करवाएगा किसके? सप्लायर के, तो सप्लायर के ई वॉलेट में तो गुजरात का एसजीएसटी चलता है। इसलिए ये पॉसिबल नहीं है कि टीडीएस काट के जमा दे के सामने वाले के ई वॉलेट में डाला जा सके, क्योंकि आपका एसजीएसटी वॉलेट वो होता है जहां आप रजिस्टर्ड होते हो। तो ये संभव ही नहीं है कि यहाँ टीडीएस कट के जमा हो जाए, इसलिए ना। सेकंड, नेक्स्ट बताओ थर्ड, इंट्रा या इंटर? लिख दो भाई इंटर। अब कटेगा कि नहीं कटेगा? फिर फंस गए, छोटे पान में फंस बहुत जल्दी जाते। अब ध्यान से सुनो, तब नहीं कटना है जब ये दोनों एक स्टेट में और ये अलग है। क्या ये दोनों एक में है क्या? अब कटेगा, नहीं कटेगा, काटना ही पड़ेगा। अब आप पता है क्या सोचो, मुझे पता है आप बोलोगे सर रेसिडेंट राजस्थान का है और ये तो गुजरात का है, वॉलेट में क्रेडिट कैसे भागे ना? अबे कटेगा ही आईजीएसटी, क्योंकि आपका सप्लाई क्या है? इंटर स्टेट। तो आईजीएसटी जब कटता है 2%, तो आईजीएसटी तो हर एक के वॉलेट में होता है। आईजीएसटी तो हर एक के वॉलेट में होता ही होता है। फोर्थ बताओ, इंट्रा या इंटर? पाकू पाकू काचू काचू। इंटर स्टेट है तो कटेगा ही कटेगा। क्यों भाई कटेगा? आईजीएसटी तो सबके वॉलेट में होता है। लास्ट टर्म, लास्ट, इंटर है कि इंट्रा? इंटर, कटेगा ही आईजीएसटी 2%। तो ध्यान से एक बात समझनी है कि इंटर में तो हमेशा ही कट ही रहा है, इंट्रा में तब नहीं कट सकता जब हमारा रेसिपिएंट अलग स्टेट और सप्लायर है अलग स्टेट। ये एग्जाम में आने का क्वेश्चन 5 स्टार। ओके, तो नो टीडीएस की सिचुएशन, काटने के बाद क्या आप उसको फ्रिज में रखोगे? नहीं, जमा देना है। कहाँ? गवर्नमेंट। इसे कहते हैं डिपॉजिट ऑफ टीडीएस टू गवर्नमेंट। कितने दिनों? 10 दिन होंगे एंड ऑफ मंथ से स्टार्ट। अगर आपने 25 जून को टीडीएस काटा तो उसको जमा कब? 10 जुलाई तक गवर्नमेंट को जमा देना पड़ेगा, क्योंकि आप जमा दोगे तो उसके वॉलेट में भी तो डालना है आगे, ताकि बेचारा रिटर्न में यूज करे। तो वो 20 को यूज करेगा,
तो 10 तक कर दो, थोड़ा गैप तो रहना चाहिए। अब आपने किसी का काटा है, अब उसका पैसा गया है तो जी तो जल रहा होगा, नहीं जल रहा होगा? तो आपको क्या उसको थोड़ी सांत्वना देनी चाहिए? यस, सब उसको काटने का प्रूफ देना है। क्या देना है? ये है सर्टिफिकेट, टीडीएस सर्टिफिकेट। डिडक्टर देगा किसको? डिडक्टी को। उसमें लिखा भाई मैंने तेरा काटा है, तूने अपना कटवाया है, इतना तूने कटवाया है, इतना मैंने काटा है, इस दिन जमा दिया है, जाके देख ले। फॉर्म नंबर है GSTR 7A। हाँ, ये फॉर्म नंबर इसलिए याद कर लो क्योंकि ये नया चैप्टर है तो कुछ पूछ सकते हैं। GSTR 7A सर्टिफिकेट है डिडक्टर टू डिडक्टी। इसमें देख लो एक बार, टीडीएस सर्टिफिकेट नंबर, डिडक्टर का GSTN, डिडक्टर का नाम, डिडक्टी का GSTN, डिडक्टी का लीगल नेम, ट्रेड अलग है तो, टैक्स पीरियड इन विच डिडक्टेड, कौन से महीने में टैक्स पीरियड मतलब वही मंथ वाला, और कौन से अकाउंटिंग की गई GSTR 7 में, जो अभी आगे आएगा रिटर्न में, डिटेल ऑफ सप्लाई, टैक्स कितना। तो सर्टिफिकेट का क्या नंबर बताया मैंने? GSTR 7। अभी आपको ये GSTR 7 नहीं समझ में आया हो, वो अभी आ जाएगा। ये TDS का रिटर्न होता है। क्या होता है? TDS का। अच्छा, आपने काट के जब जमा करवाया तो किसके वॉलेट में जमा करें? तो क्या सप्लायर उसको यूज कर पाएगा? इसे कहते हैं क्लेमिंग ऑफ TDS क्रेडिट। TDS का अमाउंट जो क्रेडिट हुआ है कहां? ई वॉलेट में। क्या आप उसको क्लेम कर सकते हो? आंसर इज यस। द डिडक्टी शैल क्लेम क्रेडिट इन कैश लेजर वॉलेट ऑफ the tax which is deducted and reflected in TDS return of deductor। देखो ध्यान से, आप अपने ई वॉलेट में जितना आपका TDS कटा उतना क्लेम कर सकते हो क्रेडिट। एक तरीके से तो वो आपका ही पैसा जमा है, लेकिन वो तब तक नहीं जमा दिखेगा जब तक डिडक्टर ने पैसा जमा नहीं किया हो, और जमा करने के बाद एक रिटर्न भरना होता है किसमें? GSTR 7 में। उसमें रिटर्न नहीं भरा, अगले महीने की 10 तारीख तक जमा करना है क्या? अरे हाँ बोलो। अगले महीने की 10 तारीख तक डिडक्टर जमा भी करवा देगा, गवर्नमेंट को रिटर्न भी भर देगा, उसके बेस पे आपके वॉलेट में मिल जाएगा। अब मान लो कि डिडक्टर जमा कराना भूल गया, रिटर्न भरना भूल गया, तो आपका वॉलेट में पैसा दिखेगा नहीं। तो यहाँ इन्होंने कहा क्लेम तो कर सकते हो डिडक्टेड, जो लेकिन वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए किसमें? TDS रिटर्न। किसके TDS रिटर्न? डिडक्टर के। और ये भी लिख दिया देयर शुड बी नो मिसमैच बिटवीन अमाउंट रिफ्लेक्टेड इन कैश लेजर एंड अमाउंट शोन इन द रिटर्न फाइल्ड बाय द डिडक्टर। आपके कैश लेजर में आप उतना ही क्लेम करोगे एज अ क्रेडिट जितना डिडक्टर ने गवर्नमेंट को बताया, मतलब उसमें कोई मिसमैच नहीं होना है। और मिसमैच तो होना भी नहीं है, तब तक नहीं होना है जब तक काटने वाले ने काटा कुछ अलग, जमा कराया कुछ अलग। नहीं, वो तो रिटर्न में ही क्लेम होगा, और जमा तो अगले महीने की 10 तारीख तक हो जाएगा। अगर वो जमा ना कराए तो नहीं क्लेम, सॉरी टू। वो पूरा कंट्रोल उसके हाथ में है अपना। दूसरा, ज्यादा काट लिया, काटना कितना था? 2%, काट लिया 20%। अब मुझे बताओ, ज्यादा काट लिया तो ज्यादा जमा हो गया, ज्यादा जमा हो गया तो वॉलेट में आ गया, तो आपको क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है? इन्होंने कहा देखो, अगर एक्सेस कटा है तो गवर्नमेंट कहती है हम रिफंड देने के लिए तैयार है, हम ज्यादा रखना चाहते नहीं, हमको तो 2% ही चाहिए था। रिफंड ऑन एक्सेस अवेयरनेस डिडक्शन।
तो डिडक्टर या डिडक्टिव क्लेम कर सकता है रिफंड ऑफ एक्सेस और अर्नेस्ट डिडक्शन। मुझे बात बताओ, अगर ज्यादा कट गया तो रिफंड कौन क्लेम करेगा? तो सप्लायर के रेसिपिएंट। भाई कटा किसका है? तो भैया ज्यादा कटा है तो वही गवर्नमेंट को बोलेगा तो मेरा ही कटा, मेरे को दे दो, आगे ना। लेकिन अगर ऐसा हुआ, कटा था 2% ही, जमा 20% हो गया, इसका मतलब रेसिपिएंट ने अपनी जेब से ज्यादा जमा करवा दिया। अब ये जो ज्यादा जमा हो गया वो रिफंड किसको होना चाहिए? इसका मतलब अगर डिडक्टर से ही ज्यादा कट गया तब तो रिफंड होगा किसको? अपने सप्लायर को। अगर कटा बरोबर बस जमा ही ज्यादा हुआ तो रिफंड किसको? रेसिपिएंट को। तो इन्होंने लिखा डिडक्टर को रिफंड तब नहीं मिलेगा जब अमाउंट जो डिडक्ट हुआ है वो क्रेडिट कर दिया गया है सारा का सारा, किसमें? कैश लेजर ऑफ डिडक्टिव। अगर ज्यादा कट भी गया लेकिन वो ज्यादा कटा हुआ डिडक्टी के अकाउंट मतलब सप्लायर के अकाउंट में लिख दिया गया है तो अब आएगा रिफंड। अब किसी को कोई रिफंड मिलने वाला नहीं। काटा ही नहीं तो क्या करो? डिफॉल्ट इन डिडक्शन, काटना भूल गए तो गवर्नमेंट की कौन काटना भूल गया? कौन है रिसीवर? अरे गवर्नमेंट वाले तो लोग हैं, तो गवर्नमेंट वाले लोगों को गवर्नमेंट ही बुला ले। क्या हुआ? सब भूल गया, बच गया सर। काटना तो था लेकिन बच गया, पतली गली से छोटा पांडा निकल गया। तो गवर्नमेंट के लोगों को भी छोड़ता। एनी डिफॉल्ट इन डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्शन 51 वो गिना जाएगा एज पर सेक्शन 43-44। रिकवरी प्रोसीडिंग चालू हो जाएगी 73-74 जो आपके कोर्स में। तो जान दो ये है डिफॉल्ट इन डिडक्शन, मतलब काटा नहीं, काटा नहीं। ये क्या है? डिफॉल्ट इन, काटा लेकिन जमा ही नहीं कराया, जमा नहीं कराया। काटा लेकिन जमा नहीं कराया, इसका मतलब वो डिपार्टमेंट ने तो हमारा काट लिया और हमने जाके वॉलेट में देखा तो उधर तो दिख ही नहीं रहा। तो हम भागे भागे किसके पास जाएंगे? और डिडक्टर के पास। तो तूने तो काट के कहाँ रख दिया? बोला यार वो मैं तो फ्रीजर में रख दिया। तो अरे यार फ्रीजर में रख दिया। अगले महीने की 10 तारीख तक क्या करवाना था उसको? जमा करवाना था। तो अगर कोई काट ले और जमा नहीं करे, अपने पास पैसा रख ले, तो गवर्नमेंट फिर उसी से वसूल करेगी कि नहीं करेगी? फिर क्या हमको थोड़ी बोलेगी तेरा और कटेगा? अरे कितना कटेगा, मेरा तो कटेगा। तो इफ एनी डिडक्टर फेल्स टू पे टू गवर्नमेंट द अमाउंट विच इज डिडक्टेड एज टैक्स, तो डिडक्टर को देना है, इंटरेस्ट के साथ देना है, सेक्शन लगेगा 51। इसका मतलब जितना लेट होता जाएगा, 10 तारीख तक जमा देना था, समझ लो भूल गया, गवर्नमेंट ने याद दिलाया 25 तारीख को दिया जाए, कि 15 दिन का क्या लग जाएगा? क्या रेट चलता है? 18% पर एनम। तो देखो बराबर काटना भी चाहिए, टाइम पे जमा भी देना चाहिए। अगर आपने काटा नहीं तो 73-74, काट के जमा नहीं दिया तो जमा तो देना ही पड़ेगा इंटरेस्ट के साथ। सवाल ही क्या पूछता है? वापस से एक बार क्विकली रिवीजन करते हैं। ये काटा पीटी जो करनी है वो किसको अलाउड है? केस तो वही है, एक सप्लायर का, एक रेसिपिएंट है। रेसिपिएंट पैसा देने से पहले 2% काटेगा। क्या सब लोगों को काटने के लिए कहा गया है क्या? सिर्फ किसको? अगर गवर्नमेंट वाले बायर है तो गवर्नमेंट वालों की लिस्ट हाँ के ना। अच्छा, कटवाने वाले कौन हो सकते हैं? कोई भी हो सकते हैं, हम नॉर्मल है। लिमिट कोई है क्या बिल की?
कॉन्ट्रैक्ट की लिमिट है, बिल की लिमिट। कॉन्ट्रैक्ट 2.5 लाख से ज्यादा हो तो हर बिल का टीडीएस कटेगा। 2.5 में जीएसटी शामिल है कि नहीं है? नहीं। रेट बताओ। इंट्रा हो तो 1+1, इंटर हो तो 2। ठीक है। और टीडीएस की रेट बिना जीएसटी वाले अमाउंट पे लगानी है। ठीक है। कब काटने का टाइम क्या है? उचित समय काटने का कौन सा है? या तो पैसा दे दो या तो क्रेडिट कर दो। तो बोलना है बीच एवरिज। कब नहीं काटने का? शुरू के 2 पॉइंट को मिक्स कर दो आपस में। काटने का, तू भी काटने वाला, मैं भी काटने वाला, तो तू मेरा मत काट, मैं तेरा नहीं काटता। लेकिन तीसरा खास है, सप्लायर का लोकेशन और प्लेस ऑफ सप्लाई दोनों एक ही स्टेट में आ गए और रेसिपिएंट का किसी दूसरे स्टेट में चला गया। इस केस में रेसिपिएंट टीडीएस काटेगा। काटने के बाद जमा कितने दिन? अगले महीने की 10 तारीख। काटने वाला कटवाने वाले को एक सर्टिफिकेट देगा। फॉर्म नंबर बोलो। 7 और उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन। अगर आपका कटा है तो क्या आप इसको क्लेम करोगे अपने वॉलेट में? आंसर इज यस। लेकिन वॉलेट में तब तक नहीं दिखेगा, वो जमा करवा के रिटर्न भरेगा। नहीं, मिसमैच नहीं होना। आप बोल रहे हो ज्यादा कटा, वो बोल रहा है कम कटा है, कटा बटा नहीं होना चाहिए। काटने वाला भूल जावे तो 73, 74। काटने के बाद जमा कराना भूल जावे तो इंटरेस्ट के साथ वसूला। रिफंड वाले में ज्यादा कटा तो भाई सीधी सी बात है, ज्यादा कटा तो ज्यादा वॉलेट में भी आ गया होगा, तो फिर तो काय का रिफंड। लेकिन कटा कम, लेकिन जमा ज्यादा करवा दिया डिडक्टर ने, तो उसने जेब से करवा दिया होगा, तो रिफंड किसको? डिडक्टर। मतलब काटने वाले ने जमा ज्यादा करवाया ना। वॉलेट में है पैसा, वॉलेट में तो आपका ही है। नहीं ठीक है, वॉलेट का पैसा इन कैश भी करवा सकते हो, कभी भी रिफंड मांग। वॉलेट में जो भी पैसा पड़ा रहता है एनी टाइम रिफंड मांग सकते हो। कैश में रिफंड मिल जाता है, अगर वॉलेट में आ गया तो रिफंड मांगो। एक मिनट, हे माँ, माता जी, वो टीडीएस इनकम टैक्स वाला है। इनकम टैक्स में टीडीएस अलग कंसेप्ट है और जीएसटी में अलग कंसेप्ट है। वो इनकम में से टीडीएस कटता है, ये पेमेंट ऑफ गुड्स और सर्विस की वैल्यू से कटता है। उसका इससे कोई संबंध नहीं। नाम सेम है बट एक दूसरे को जानते भी नहीं। नेक्स्ट हम देखते हैं रिटर्न ऑफ टीडीएस सेक्शन 51। काटने वाला आप सबको पता है जमा कब तक करवाता है? अगले महीने की 10। जमा ही नहीं करवाना, एक फॉर्म भी भरना है। उस फॉर्म का नाम है GSTR 7। ये एक रिटर्न कह सकते हैं टीडीएस का। हु रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न? पर्सन लायबल टू डिडक्ट। रिटर्न फ्रीक्वेंसी मंथली है, फॉर्म है GSTR 7। ड्यू डेट वही है 10 तारीख अगले महीने की। मतलब 10 तारीख को जब जमा कराओ तो रिटर्न भी भरी दो। रिटर्न का मतलब क्या होता है? एक, अगर मैं जुलाई 10 को रिटर्न भरूंगा तो मैं गवर्नमेंट को बताऊंगा मैंने जून में किस किस का काटा, कितना कितना काटा और कब मैं जमा करा। वो सारा ब्यौरा लिख के देता हूं, दैट इज कॉल्ड टीडीएस। अगर टीडीएस रिटर्न भरेगा डिडक्टर, कौन भरेगा? तो वहां इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी डिडक्टी के पास कि तेरे काटने वाले ने जमा दिया है, सारा ब्यौरा दे दिया है, चिंता मत कर, तेरे वॉलेट में हम पैसा डाल देंगे। तो टीडीएस की डिटेल अवेलेबल किसको हो जाएगी? डिडक्टी को। कैसे लिखा है? द डिटेल ऑफ टीडीएस furnished by deductor GSTR 7 में shall be made available electronically to each of deductee
ऑन द कॉमन पोर्टल आफ्टर फाइलिंग जीएसटीआर 7। तो मैंने अगर जून में 10 लोगों का काटा है तो जमा एक साथ ही करूंगा अगले महीने की 10 तारीख तक, और रिटर्न भी भर दूंगा। जैसे ही रिटर्न भरूंगा, जमा करूंगा, उन 10 लोगों को मैसेज आ जाएगा उनके कॉमन पोर्टल पे कि आपका कटा हुआ हमको मिल चुका है। Now, supplier can take this amount as a credit in cash ledger। जैसे इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी आपके कैश लेजर में वो अमाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो तब तक क्रेडिट नहीं होगा जब तक डिडक्टर जमा देके रिटर्न ना भर दे। जमा देके एक टीडीएस सर्टिफिकेट भी हमने देखा था, कौन किसको देता है, डिडक्टर डिडक्टी को। वो इसी बात का है, मैंने तेरा काटा है। तो a TDS certificate required to be issued by deductor, form number 7A to deductee, that is supplier। कितने दिनों में, हाँ ये हाईलाइट कर लो। तो जून का सर्टिफिकेट कब देंगे, जून का टीडीएस सर्टिफिकेट इश्यू कब करेंगे, कब, 15 जुलाई। देखो जून का पहले हम टीडीएस काटेंगे तो जमा कब देंगे, 10 जुलाई। और 10 जुलाई के बाद हम 5 दिन में सामने वाले को सर्टिफिकेट देंगे कि तेरा काटा भी था और जमा भी दे दिया, निश्चिंत हो जा। Within 5 days of crediting the amount to the government, और क्रेडिट करते हैं 10 दिनों में, तो सर्टिफिकेट देंगे आगे 5 दिन। हाँ अगर 8 तारीख को किया तो 5 दिन में, तो ये मैक्सिमम, ये तो क्या है मैक्स। सर्टिफिकेट में क्या लिखेंगे, सर्टिफिकेट में यही लिखेंगे तुम मुझे मिले थे, हमारे बीच में ट्रांजैक्शन हुआ था, इतने अमाउंट का हुआ था, फिर मैंने तेरा काटा था, काटने के बाद मैंने जमा किसी और को दे दिया। तो द डिटेल कौन कौन सी, वैल्यू ऑन विच टैक्स डिडक्टेड, रेट ऑफ टीडीएस, अमाउंट ऑफ टीडीएस और अमाउंट पेड टू गवर्नमेंट। हालांकि इसको देखने की जरूरत नहीं है, फॉर्म भरोगे जिस दिन पता चल जाएगा। तो ये आपका टीडीएस काटने वाला रिटर्न रहता है। हाँ जी, सेल तो उसी में दिखाते हैं ना, नहीं सेल तो 5 लाख भी दिखानी है, जीएसटी 60,000 दिखाना है, जीएसटीआर1 में अलग अलग कॉलम में अलग अलग दिखाना है। सेल तो पूरी 5 ही दिखाओगे, उसमें कोई चेंज नहीं। सेक्शन 44 बोलता है लेट फीस। अगर आपने जीएसटीआर 7 लेट भरा, कब तक भरना है, अगले महीने की 10 तारीख, तो आपको लेट फीस लगेगी। कितनी लेट फीस, 50 रुपए पर डे, 25 रुपए सीजीएसटी के, 25 रुपए एसजीएसटी के। 50 रुपए प्रति दिन का लेट फीस लगेगा अगर लेट फाइल करोगे जीएसटीआर 7। मैक्सिमम जा सकता है ये 2000, 1000 प्लस 1000, विच एवर इज। देखो अगर मैंने कोई टीडीएस रिटर्न 100 दिन लेट किया, 100 डेज अगर मैंने लेट किया, तो मेरा पहला अमाउंट कितना आएगा, 50 इंटू 100, 5000। दूसरा अमाउंट सीधा 2000। तो मेरे पे लेट फीस क्या लगेगी, विच एवर इज लोअर, सिर्फ और सिर्फ 2000। मतलब 2000 से ज्यादा लेट फीस नहीं लेंगे, कहने का मतलब ज्यादा लेट हो जाओगे तो।
तो ये था टीडीएस काटना। पर्पस ऑफ टीडीएस था सप्लायर का टैक्स पहले से ही गवर्नमेंट के पास आ जाना। अब कितना पहले आ जाना, जरा सोचो, कितना पहले आ जाना? 10 दिन पहले आ जाना। कितना पहले? क्यों 10 दिन पहले? जून का टैक्स कटा होगा, जमा होगा जुलाई 10 को। अगर नहीं कटता तो भी जुलाई 20 को तो आ ही जाता। सिर्फ 10 दिन के लिए इतना अपना इकट्ठा करा लिया। कोई बात नहीं, गवर्नमेंट तो है ही ऐसी। अब गवर्नमेंट को पता नहीं कौन सा कीड़ा खाया, मतलब मेरे हिसाब से आपने अभी तक पढ़ा नहीं, इनकम टैक्स में भी टीडीएस, टीडीएस का एक भाई है छोटा, टीसीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स का छोटा भाई टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। मतलब इससे वाहियात कोई चीज नहीं हो सकती है। मतलब पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, बस पैसा चाहिए हमारी गवर्नमेंट को। पता नहीं क्या क्या कंसेप्ट लगा देती है जिनका कोई लॉजिक होता नहीं। उसमें से टीसीएस नंबर 1 पे आती है। अब ये क्या है जरा देखते हैं। इनकम टैक्स का टीसीएस बिल्कुल अलग है, ये बिल्कुल अलग है। पहले इसके कंसेप्ट को समझते। मान लो कि आप सप्लायर हो, हमेशा कटेगा किसका? आपने गुड्स और सर्विस बेचा, रेसिपिएंट को, डायरेक्ट नहीं बेचा। बीच में कौन है? इसका मतलब अमेज़न, फ्लिपकार्ट। अच्छा, सर्विस भी है तो सर्विस वाले, हाँ के ना? चलो अमेज़न को पकड़ के अभी चल। आपने अमेज़न के थ्रू माल बेचा, कितने रुपए का माल बेचा? 1,08,000, जिसमें जीएसटी कितना है? 18,000। तो 1 लाख का गुड्स है, 18,000 जीएसटी है, 1,18,000। यस, आइडियली क्या होना चाहिए? रेसिपिएंट अमेज़न को पैसा दे देता है और अमेज़न किसको दे देगा? सप्लायर। यहाँ कोई ओसीएम नहीं आता है, पता? ओसीएम सर्विस में आता है। अपन एग्जांपल फिलहाल किसका पकड़ना? गुड्स का। पैसा ये इसको दे देगा और ये इसको। गवर्नमेंट ने करना है, काट ले। ईसीओ जो है सप्लायर को पैसा दे रहा है, टोटल कितना देना है? 1,08,000। गवर्नमेंट ने कहा माइनस कर, कितना परसेंट? 1% किसका कर? वैल्यू का, 1,18,000 का नहीं, 1,00,000 का माइनस करे तो कितना होता है? ये जो ईसीओ है इसको पेमेंट करना है 1,17,000, तो किसका कट गया? ये 1,000 रुपए किसके पास है? इसका पैसा है क्या? वो पैसा तो किसका था? सप्लायर। गवर्नमेंट ने कहा तू मुझे दे दे, गवर्नमेंट ने कहा तू मुझे दे दे 1,000। ये 1,000 पैसा किसका आ गया? सप्लायर का पैसा आ गया किसके पास? गवर्नमेंट के पास। और गवर्नमेंट यही पैसा उसके कैश लेजर में डाल देगा। एक बात बताओ, वो टीडीएस और टीसीएस में फर्क क्या? कट्टा दोनों में किसका? सप्लायर का। वॉलेट में किसके आया? अब यहाँ जो काटने वाला था वहां वो कौन था? रेसिपिएंट। यहाँ कौन है? ईसीओ। तो यहाँ पे माल तभी, यहाँ पे तभी कॉन्सेप्ट आएगा जब ईसीओ से बिकेगा। इसको नाम दे दिया टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। अब आप बोलोगे क्यों नाम दे दे? अरे नाम तो नाम है। अब आपका नाम क्यों है? क्या ही पता, सोच समझ के रखा गया है क्या? नाम है आकाश और दिल है छोटा। ऐसा भी तो होता है। तो नाम में क्या रखा है? कालिदास ने कहा। तो टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। गवर्नमेंट क्या कहती है सप्लायर को? तेरा टैक्स कलेक्ट हो गया। बोला मेरा तो पहले कट भी गया था। तो भी कलेक्ट ही हुआ है और अभी भी क्या हुआ है? कलेक्ट हुआ है। तो बात यही है, सब में फंसा कौन? बस काटने वाला बदल गया। वहां कौन? रेसिपिएंट। यहाँ कौन? परसेंटेज बदला है। वहां ज्यादा कटता था, यहाँ थोड़ा।
प्रोविजन स्टार्टिंग में ही लिख देते भाई, कोई बीच में मत आना। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कॉन्ट्ररी कंटेंट इन दिस एक्ट। अब क्योंकि कंसेप्ट में नाम बदल दिया है, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स लिखा है, डिडक्टेड एट सोर्स में दो लोग होते हैं, डिडक्टर डिडक्टी। यहां दो होंगे, कलेक्टर कलेक्टी। कलेक्टर यहां पे है ईसीओ, वो कलेक्ट कर रहा है उससे। इन्होंने कहा कलेक्टर ईसीओ है, एजेंट नहीं होना चाहिए। देखो ईसीओ एजेंट नहीं होता, एजेंट तो आपके बिलो काम करता है, आपके लिए गुड्स बेचता है। अमेज़न को आपका एजेंट नहीं माना गया, ये ध्यान रखना, एजेंट नहीं होने चाहिए वो। कलेक्टी कौन है, किसका कटा था? सप्लायर, हु सप्लाई गुड्स और सर्विस थ्रू द ईसीओ। टीडीएस किस अमाउंट, सॉरी टीसीएस किस अमाउंट पे कलेक्ट हुआ? अच्छा, कलेक्ट कौन कर रहा है? ईसीओ। अब ध्यान से सुना, यही है मेन। ये टीसीएस कलेक्ट होगा नेट वैल्यू एक्सक्लूडिंग। तो अभी हमने 1% किसका किया? तो 190 तो था, एक्सक्लूडिंग क्या था? जीएसटी ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। अब आगे क्या लिखा? सप्लाईज नेट ऑफ। इस पॉइंट को ध्यान से सुनो। मैंने अक्टूबर महीने में अमेज़न के थ्रू 5 लाख का माल बेचा। कितना? तो वो 5 लाख पे 1% काट लेगा। अच्छा, एक सेल नहीं, 4-5 सेल मिला के 5 लाख है, तो वो सब पे ही काटेगा। कितना काटेगा? 1%। 5 लाख का 1% कितना? लेकिन क्या कभी अमेज़न से माल बेचते हैं तो माल रिटर्न भी आता है? हो सकता है ना। तो 5 लाख का माल बेचा था, 2 लाख का रिटर्न आ गया, तो नेट सेल कितनी हुई? अब टीसीएस कटेगा सिर्फ, इसीलिए वर्ड लिखा है सप्लाई नेट ऑफ रिटर्न। तो हम इसको क्या कह सकते हैं? सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। नहीं, काट पहले कट गया, मंथ के एंड में ही तो होता है काम। कोई भी, अभी तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें ईसीओ से माल बिक रहा है बस। तो सेल माइनस सेल्स रिटर्न करके जो फिगर आया उसका परसेंटेज करना है। मंथली करना है कि हर दिन करना है? मंथली, ड्यूरिंग द मंथ। सप्लायर कौन होना चाहिए? रजिस्टर्ड पर्सन। इसका मतलब यहाँ पे जो सप्लायर है ये कौन होना चाहिए? क्या ये बात लिखने की जरूरत है क्या? अबे रजिस्टर्ड है तभी तो लगाया है ना जीएसटी उसमें, ये 18,000, यस के नो? बट फिर भी इन्होंने लिखा तो हमने भी लिखा। रजिस्टर्ड लोगों का जो भी माल ईसीओ से बिकेगा, महीने के एंड में नेट ऑफ सेल्स रिटर्न करेगा और बाकी जो बचेगा उसका कितना कटेगा? 1%। माल किसके थ्रू बेचा होना चाहिए? थ्रू द ईसीओ पैसा। अब सबसे मेन चीज, नॉट ईसीएस ऑन सप्लाई कवर्ड बाय 95। 95 पे आता है ओसीएम। ओसीएम का मतलब क्या? सेक्शन 95 तो पता ही है ना। एक एग्जांपल अपन लेते हैं, रेस्टोरेंट ने जोमेटो के थ्रू खाना हमको बेचा, इट इज कवर्ड बाय 95, यस के नो? इस केस में हमारे खाने के बिल का जीएसटी गवर्नमेंट को कौन देगा? जोमेटो देगा। 95 के अंदर न रेस्टोरेंट देता है न हम देते हैं, जीएसटी कौन देता है? ईसीओ, दैट इज जोमेटो। तो भैया इस केस में टीसीएस आएगा भी कैसे, जरा चेक करो। अगर रेस्टोरेंट ने 1,18,000 का खाना भेजा रिसीवेंट को, बिल में जीएसटी कितना है? ये पूरा 18,000 ही गवर्नमेंट को वो अगर दे रहा है ईसीओ, तो फिर क्या काटना सप्लायर से? सप्लायर को तो देना ही नहीं है। आप तो ऐसे देख रहे हो जैसे मेरे पीछे वो, आप तो ऐसे देख रहे हो, आपको 95 नहीं पता क्या? गुड मॉर्निंग।
पता है ना, 4 ऐसी सर्विस है, अगर वो सर्विस ईसीओ से दो तो उसका जीएसटी भी ईसीओ ही देता है, सप्लायर का काम ही खत्म, रजिस्ट्रेशन ही लेते हो तो। अगर रजिस्टर्ड होंगे तो बिल बनाएंगे, नहीं होंगे तो ईसीओ बनाएगा। तो बात है, जब 95 का केस है तो 95 में तो पूरा जीएसटी ही ईसीओ देता है, सप्लायर देना ही नहीं है, तो क्या काटना पीटना उसका भी चलेगा। अमेज़न कमीशन लेता वो अलग ट्रांजेक्शन है, उसकी बात ही नहीं होती। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये वाली, अमेज़न से अगर आप माल बेच रहे हो तो रेसिपिएंट पैसा किसको देता है, अमेज़न को या सीधे दुकान वाले को। यहाँ ये कंडीशन है, टीसीएस तभी कलेक्ट होता है जब ईसीओ कलेक्ट करे कंसीडरेशन ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर। और आपको पता है ईसीओ ही कलेक्ट करता है, क्योंकि उसी का तो डिलीवरी बॉय आता है। और अगर आप ऑनलाइन भी देते हो ना, पहले ही पेमेंट करते हो, वो भी किसके पास जाता है, अमेज़न के पास ही जाता है। आप जोमेटो में ऑनलाइन पेमेंट करके देखो, पहले वो जोमेटो के पास जाएगा फिर वहां जाएगा। ओला उबर में पेमेंट करके देखो, पहले ओला उबर के पास जाएगा फिर ड्राइवर के पास जाएगा। तो इसका मतलब डायरेक्ट तो पेमेंट ये करने ही नहीं देते। और ये कंडीशन भी है, डायरेक्ट पेमेंट नहीं होना चाहिए फ्रॉम रेसिपिएंट टू सप्लायर। अगर डायरेक्ट पेमेंट हो गया तो ईसीओ क्या काटेगा फिर, तो डायरेक्ट पेमेंट नहीं होना चाहिए। रेट कौन सी है, 1%, 0.5, 0.5। इस पॉइंट को तो जाने तो ये खास आपको समझ में आएगा नहीं, रिकवरी मोड है। डिपॉजिट ऑफ टीसीएस टू गवर्नमेंट, काटने के बाद जमा कब तक देना। देखो वहां पे भी 10 दिन था, यहाँ पे भी मंथ एंड होके 10 दिन। अच्छा, वहां पे जो जमा देता था डिडक्टर, वो एक रिटर्न करता, जीएसटीआर 7, दो अलग अलग है, 7 अलग है, 7A अलग। 7 है टीडीएस रिटर्न और 7A है टीडीएस सर्टिफिकेट। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ रिटर्न की, तो रिटर्न का फॉर्म कौन सा था, जीएसटीआर 7। यहाँ पे भी एक ऐसा स्टेटमेंट है, हालांकि ये स्टेटमेंट ना कहो रिटर्न कहो तो भी चलेगा। तो हमेशा काटने वाला रिटर्न भरेगा गवर्नमेंट को, तो यहाँ रिटर्न कौन भरेगा, ईसीओ। तो ईसीओ हु कलेक्ट टीसीएस फर्निश मंथली स्टेटमेंट, वहां का जीएसटीआर 7, तो यहाँ है जीएसटीआर 8। वहां वो रिटर्न कब तक भरता था, वो अगले महीने की 10 तारीख। सेम सेम कभी कभी रिटर्न में होती है गलतियां। क्या होती हैं, गलतियों को सुधारने का मौका जिंदगी देती है कि नहीं देती, कुछ गलतियों का देती है, कुछ गलतियों की आजीवन सजा भुगतनी पड़ती है। जैसे कुछ बच्चों ने गलती से जन्म लेना तो माफ हो जाएगा, सीए में आना माफ होगा। सीए जो है ना एग्जाम, एक्चुअली कुछ इस शेप का एग्जाम है, और सीए के अलावा जितने भी हैं उनका शेप कुछ इस तरह का। आप देखो ज्यादातर में एंट्री मुश्किल है, एग्जिट इजी है। जैसे कि यूपीएससी, आप एग्जाम क्रैक करो, अगर वहां पे ट्रेनिंग होगी तो बन ही जाओगे। आप साइंस में जाओ तो वहां पे आपका कौन सा एग्जाम होता है, बहुत मुश्किल एग्जाम है, लेकिन अगर आपका क्लियर हो गया तो आगे बन ही जाओगे। एमबीए में कैट एग्जाम होता है, लेकिन सीए में उल्टा है, सबसे पहले सबको बोलते हैं आ जाओ फाउंडेशन, इजी, फिर होता है थोड़ा डिफिकल्ट, और फिर होता है और डिफिकल्ट। तो
कई पांडे बीच में ही फंस जाते हैं। जो पांडे मोटे होते हैं वो फंस जाते हैं। तो सीए एग्जाम उल्टा है थोड़ा। तो कुछ बच्चों की मान लो हो गई गलती, गलती को सुधार कैसे करें? तो वो गलती तो पता नहीं कैसे सुधरेगी, बट जीएसटीआर 8 में गलती हो गई तो वो कैसे सुधरेगी वो देखते हैं। आफ्टर सबमिशन ऑफ जीएसटीआर 8, अगर ईसीओ ने डिस्कवर किया एनी डिस्क्रिपेंसी ऑन हिज ओन, रेड वाली लाइन को मैं लास्ट में समझाऊंगा। अगर आपने गलती की तो यू शुड रेक्टिफाई द डिस्क्रिपेंसी ऑफ जीएसटीआर 8। लेकिन गलती कैसे सुधारना है वो देखो। जून का जीएसटीआर 8 भरा जुलाई की 10 को, गलती हो गई, उस गलती को सुधारो आप जुलाई का जब भरोगे, कब भरोगे? अगस्त की 10 तारीख, मतलब अगले रिटर्न में पिछले रिटर्न का सुधार करना है, बीच में नहीं कर सकते। तो आपको सुधारना है जीएसटीआर 8 में ही, टू बी फाइल्ड फॉर द मंथ ड्यूरिंग विच डिस्क्रिपेंसी इज नोटिस। अगर आपने जुलाई की गलती अक्टूबर में पकड़ी तो अक्टूबर का जीएसटीआर 8 जब जाएगा तब सुधारना वो, मतलब बीच में और कोई फॉर्म आएगा, रिटर्न की गलती रिटर्न में ही सुधरेगी। तो सीए में आने से जो गलती की है वो सीए करने से ही सुधरेगी। सब्जेक्ट टू पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट देना पड़ सकता है, कुछ लेट पेमेंट हुआ, बट क्या आप 500 साल पुरानी गलती आज सुधार सकते हो? हर चीज की एक टाइम लिमिट होनी चाहिए। तो इन्होंने कहा आपने अगर गलती की किसी भी जीएसटीआर 8 में तो लेट टू लेट कब तक सुधार सकते हो? तो आपको लास्ट लिमिट में 2 लिमिट विच एवर इज अर्लियर करके दिया। जरा देखो ये कुछ देखेला देखेला सुनेला सुनेला, क्रेडिट नोट में भी है, आईटीसी की लास्ट लिमिट में भी है, यहाँ पे भी है। एक तो अगले साल का 30 नवंबर और अपना हमारे एनुअल रिटर्न का एक्चुअल डेट विच एवर इज, इनका एनुअल रिटर्न का फॉर्म नंबर भी मैंने लिख ही दिया, जीएसटीआर 9। टीसीएस का क्रेडिट किसको मिलना है? किसका कटा था? तो क्रेडिट किस में होगा? सप्लायर के ई वॉलेट में। तो डिटेल ऑफ टीसीएस फर्निश्ड बाय ईसीओ इन जीएसटीआर 8 सबसे पहले अवेलेबल करवाई जाएगी इलेक्ट्रॉनिकली टू ईच ऑफ सप्लायर हु सप्लाई गुड्स सर्विस थ्रू द ईसीओ, एंड सप्लायर कैन टेक द अमाउंट रिफ्लेक्टेड इन it as a credit in cash ledger। इसकी क्रेडिट कहां मिलती है? टीडीएस टीसीएस की कैश लेजर में, क्योंकि वो जो भरवाता है वो हमारे वॉलेट के अंदर आ जाता है। एनुअल स्टेटमेंट बाय कलेक्टर, एनुअल स्टेटमेंट का मतलब वही है बच्चों, ये एनुअल रिटर्न हम बात कर रहे थे ना, एनुअल रिटर्न कौन सा फॉर्म नंबर है? जीएसटीआर 9B। तो हमारा जो ईसीओ है वो एक एनुअल रिटर्न भरता है। एवरी ऑपरेटर, ऑपरेटर मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, जो टीसीएस कलेक्ट करेगा एनुअल स्टेटमेंट जीएसटीआर 9B में। और आपको पता है एनुअल रिटर्न की हमेशा ड्यू डेट क्या होती है? 31st डे ऑफ दिसंबर, ये मैंने आपको बताई थी। लेकिन ऊपर ड्यू डेट लेना है कि एक्चुअल? एक्चुअल ड्यू लेना। नेक्स्ट, ईसीओ को नोटिस आना, अमेज़न को नोटिस आया, किस बात का नोटिस आया? टीसीएस काटा नहीं क्या? हो सकता है काटा, भराओ, फिर भी नोटिस आ सकता है। कैसा? देखो, ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डेप्यूटी कमिश्नर कैन इश्यू नोटिस टू ईसीओ। कौन नोटिस इश्यू कर सकता है? डेप्यूटी कमिश्नर या उससे हायर। क्या पूछेगा? आस्किंग फॉलोइंग। नंबर 1, वॉल्यूम ऑफ गुड्स सर्विस सप्लाई, इस महीने कौन कौन से गुड्स सप्लाई किए बता।
दूसरा, स्टॉक ऑफ गुड्स ऑफ सप्लायर लाइंग इन ईसीओ वेयर हाउस और गोडाउन। क्या आपको पता है अमेजोन के, फ्लिपकार्ट के गोडाउन है, उनमें माल रखा हुआ है किनका? दूसरे सप्लायर का। तो सारी डिटेल पूछ सकता है, कितना माल पड़ा है, कितना तूने सप्लाई किया। क्या आपको वो देना पड़ेगा? कितने दिनों में? 15 वर्किंग डे। नहीं दोगे तो क्या होगा? अमेजोन को नोटिस आया, इंफॉर्मेशन दो, आपने कहा नहीं दूंगा, मेरा माल। पेनल्टी के लिए तैयार रहो। कितनी पेनल्टी लग सकती है? 25,000 पेनल्टी। 25,000 तो वैसे मैं बताऊं सीजीएसटी में है, इतना ही एसजीएसटी वाला ऑफिसर भी आ जाता है, वो बोलेगा इसका 25, मेरा 25, टोटल मिला के 50। तो नोटिस तो एग्जाम में नहीं पूछेंगे आपको। लेट फीस देख लेते हैं। जीएसटीआर 8 अगर लेट भरा, सेम है कि अलग है? उसमें कितना था? वहां था 50 रुपए और 2,000, यहाँ है 200 और, बोला बड़ा आदमी है ये। अच्छा 9B भी है यहाँ। 9B वो एनुअल रिटर्न है क्या? उसका जरा चेक करो ना क्या है। 200 रुपया पर डे और टर्नओवर का परसेंटेज विच एवर इज लोअर। और टर्नओवर का, यस, एनुअल रिटर्न में हमेशा लेट फीस का क्राइटेरिया आपके साल के टर्नओवर। टीएस का मतलब होता है टर्नओवर इन स्टेट एंड टीयूटी का मतलब होता है टर्नओवर इन यूनियन टेरिटरी। एक होता है एग्रीगेट टर्नओवर। 80 का मतलब क्या होता है? आपके इंडिया लेवल सारी ब्रांच की सारी सेल, क्या ये 80 लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? ये टर्नओवर कैसे गिनते हैं? रजिस्टर्ड ब्रांच वाइज गिना जाता है। कैसे गिना जाता है? अब देखिए एग्जांपल बताता हूं। दिल्ली के अमेजोन के ऑफिस में, नहीं समझ, अमेजोन का रजिस्ट्रेशन दिल्ली का अलग होगा और बाकी स्टेट का अलग होगा। भाई स्टेट वाइज ही होता है ना। तो दिल्ली के जीएसटीआर 9B लेट भरा, दिल्ली ऑफिस ने अमेजोन के जीएसटीआर 9B क्या भरा? लेट भरा। अब वो लेट भरा होगा तो एनुअल रिटर्न तो साल का एक जाता है, साल का। अगर वो लेट भरा, कब तक भरना था ये रिटर्न? 31 दिसंबर। आपने भरा 10 जनवरी, 10 दिन लेट, तो कितना लेट फीस लगेगा? 10 इंटू 200, 10 इंटू कितना हुआ? 2,000 प्लस जिस साल का रिटर्न है उस साल का टर्नओवर दिल्ली ब्रांच का। इसीलिए वर्ड लिखा है टर्नओवर इन स्टेट, क्योंकि हर एक अपना रजिस्टर्ड पर्सन अपना रिटर्न तो अलग अलग भरता है, चाहे एनुअल हो चाहे नॉर्मल हो। तो जो ब्रांच लेट करेगी रिटर्न, उसी ब्रांच के टर्नओवर का ये सेकंड 0.5% कर लिया जाएगा। देखो रिटर्न हमेशा ब्रांच वाइज आता है। अगर जेकेएससी अपना रिटर्न भरता है तो दिल्ली ब्रांच अलग भरती है, मुंबई अलग भरती है जीएसटी वाला, और गुजरात ब्रांच अलग भरती है। जो ब्रांच लेट करेगी वो ब्रांच पे लेट फीस लगेगी, और लेट फीस लगने में उसी ब्रांच के टर्नओवर का यूज किया जाए। नहीं तो ब्रांच का मतलब रजिस्टर्ड ब्रांच। दिल्ली की सभी ब्रांच एक ही जगह रजिस्टर्ड है तो सबका टोटल कर ले। एग्जाम में मैं वापस बता दूं, पूछने के चांस इस चैप्टर से ज्यादा क्या। सबसे पहले अगर मैं टीसीएस में बात करूं तो एग्जाम में ये वाला रेट तो आपको पता ही होगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। किस अमाउंट में टीसीएस करता है ये पॉइंट ज्यादा आ सकता है, रेट 1% का पता नहीं। टीडीएस वाले में
ज्यादा पूछने के चांस वो है, एक तो नो टीडीएस सिचुएशन तो मैंने बताई थी आपको, है ना। एक ये 2.5 लाख वाला पॉइंट भी पूछ सकते हैं, और एक डिडक्टर कौन होता है इनका वो पूछ, ठीक है। ये है आपका टीडीएस और टीसीएस। कौन सा बच्चा था वो? जब हम गलती करते तो हम सुधारते, जब हम गलती करते क्योंकि हमको अपनी गलती पता चलती, हाँ के ना। दूसरी बात, अगर हम गलती करते और हमको ही पता नहीं चले और मम्मी पापा को पता चल गया, अब हमारी गलती कौन सुधारे? अब क्या हम सुधार पाएंगे? क्या सुधारने के लायक बचेंगे? बस वही है पॉइंट लाल वाला। लालू कहता है कि रेक्टिफिकेशन उसी का होगा जो आपने डिस्कवर किया ऑन हिज ऑन, नॉट बीइंग द रिजल्ट ऑफ एनी स्क्रूटनी, ऑडिट, इंस्पेक्शन या इन्फोर्समेंट प्रोसीडिंग। गवर्नमेंट ने स्क्रूटनी करी, ऑडिट करी, उन्होंने कुछ किया और आपकी गलती पकड़ी, तो अब आप ये नहीं कह सकते कि सर मैं सुधार देता हूं। अब वही आपको सुधारेंगे, आप मत सुधारो, वो अपने आप ही नोटिस भेज देंगे। तो यहाँ पे रेक्टिफिकेशन का ऑप्शन तभी मिलता है जब आप अपनी गलती खुद फाइंड आउट करते हो, न कि डिपार्टमेंट बताए। ठीक है, लालू समझ में? हाँ, साथ में, दोनों साथ ही जाता है। इंटरेस्ट हमेशा लगता है पेमेंट लेट करने में, और रिटर्न अपना जो है उसका लेट फीस अलग है। अगर आप पेमेंट पहले करके रिटर्न बाद में भरते हो, नॉर्मली लोग साथ में ही भरते हैं। अगर आपने टाइम पे पैसा दे दिया तो इंटरेस्ट से बच जाओगे, लेकिन अगर पैसा लेट दिया तो इंटरेस्ट भी लगेगा, रिटर्न तो फिर लेट ही जाएगा क्योंकि पेमेंट तो अभी किया नहीं।